अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना आज मौजूद नहीं होंगे क्योंकि कल भी आपको बताया था कि वो स्विट्ज़रलैंड में वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं ही प्रोग्राम करूंगा। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। और मईशत की बात करें तो अगेन कल पाकिस्तानी अवाम के लिए बुरी खबर, निगरान हुकूमत ने एक दफ़ा फिर जो तेल की मसनूआत हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा किया है। जो तफसीलात हैं, जो ओगरा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तेल यानी कि पेट्रोल की कीमत में कोई 26 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है और इसी तरह से जो डीजल है उसमें कम से कम 17 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। इस तरह से जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान में वो 330 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। और अगर पिछले एक माह के दौरान हम तेल की मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका जायज़ा लें तो कम से कम पेट्रोल की कीमत में कोई 58 रुपीज़ पर लीटर और जो डीजल है उसकी कीमत में लगभग कोई 56 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। और जब से निगरान हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कोई 20% इजाफा हुआ है। अब जो निगरान हुकूमत है इस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि तेल की कीमतों का तयन ओगरा यानी कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो करती है। और ओगरा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त जो तेल की कीमतों का रुझान है उनको सामने रखते हुए फिर रुपए और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है इन तमाम मुहरकात को सामने रखते हुए फिर ये तेल की कीमतों का जो तयन करती है। और इस हवाले से निगरान हुकूमत का आप कह सकते हैं कि वो दिफा कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तमाम जो बर्डन है वो पास ऑन किया जाए आम लोगों तक। अब इसमें एक बात, पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है और IMF की जो कड़ी शराइत हैं उसमें बड़ा वाज़े है कि आपने जो भी तेल, गैस या फिर बिजली है उनकी कीमतें जो हैं, जो कॉस्ट है वो रिकवर करनी है आवाम से, यानी कि इस हवाले से कोई सब्सिडी भी नहीं दी जा सकती। असल में जो इम्पोर्टेंट इस वक्त क्वेश्चन है, अगर तो ये जो तेल की कीमतें हैं बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट से उसका लिंक है और अगर आपको महंगे दामों तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा, रुपए की कदर आपकी कम होगी तो यकीनी तौर पर फिर तेल की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा ही होगा। जो असल इस वक्त इशू है, ये बर्डन शायद अवाम को उस तरीके से फेस ना करना पड़ता अगर अवाम की आमदन में भी उसी तरीके से इजाफा होता। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता चंद सालों में और ख़ास करके पिछले 2 सालों में देखें तो अवाम की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हुई है, जो अवाम की आमदन है उसमें इजाफा होने के बजाय कमी हुई है। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो रुपए की कदर में कमी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आम लोग हैं उनको डॉलर्स में तो तनख्वाह नहीं मिलती और इसकी वजह से जो अब अवाम के लिए ये बोझ बर्दाश्त करना आई थिंक नामुमकिन होता जा रहा है। और जो बुरी खबर है अवाम के लिए वो ये है कि अब क्योंकि मौसम सरमा का आगाज़ होने वाला है तो IMF को भी पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी हुई है कि गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने अगस्त के बिजली के बिल देखे, वो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में अवाम के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। फिर तेल की कीमतों में जो इजाफा है, जैसे मैंने बताया कि एवरेज कोई 58 रुपीज़ पर लीटर एक माह के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और अब गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है और जो निगरान हुकूमत है वो सिंपली यही कह रही है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स सी इस हालात में अवाम कैसे गुजारा करते हैं, तो ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब ज़रा फोकस करते हैं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है बल्कि एक्सटर्नल जो बैरूनी सतह पर भी बहुत से चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। और उसमें जो सबसे अहम चैलेंज इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो सिक्योरिटी का है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर आप देखें कि 6 सितंबर को 2 बड़े वाक़यात हुए। एक हमने देखा कि चित्राल में एक बहुत बड़ी तादाद में जो TTP के दहशतगर्द हैं उन्होंने हमला किया, जिसके नतीजे में 2 के पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि उनको बरवक्त इंटेलिजेंस थी जिसकी वजह से बरवक्त इक़दामात किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 4 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए जबकि जो 12 दहशतगर्द हैं वो मारे गए। उसी रोज़ ही हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं
उनका आपस में फायरिंग का तबादला हुआ तोरखम सरहद पर। और इस हवाले से दोनों अतराफ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि किसकी वजह से ये फायरिंग का आगाज़ हुआ। जो अफगान तालिबान हैं वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि वो अपनी साइड पर यानी कि अपनी टेरिटरी के ऊपर एक पुरानी जो चेक पोस्ट थी उसकी मुरम्मत कर रहे थे, जिस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया और पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। लेकिन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के इस मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद किया और ये कहा कि बुनियादी तौर पर ये जो नई कंस्ट्रक्शन थी वो पाकिस्तान के इलाके में अफगान तालिबान कर रहे थे और पाकिस्तान अपनी जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है और इंटेग्रिटी है उस पर कोई समझौता नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को ये समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अफगान जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और उसके नतीजे में हमने देखा कि तोरखम बॉर्डर जो है वो फिर बंद कर दिया गया और ये बॉर्डर जो है कम से कम 8 दिन के लिए बंद रहा। और फिर कल जो है इस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई कि इस तोरखम बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया है। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है, तोरखम बॉर्डर जो है, अफगानिस्तान आपको पता है कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि अफगानिस्तान के साथ समंदर नहीं लगता, इसलिए उसको अपने जो हमसाया ममालिक हैं उन पर इन्हिसार करना पड़ता है जब वो दुनिया के साथ तिजारत करता है। और पाकिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर तवील सरहद है अफगानिस्तान की और 2 अहम क्रॉसिंग्स हैं, यानी कि एक चमन है और दूसरा जो है तोरखम क्रॉसिंग है। तो जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के जरिए ही दुनिया के साथ तिजारत भी करता है। अगर उसको कुछ सामान मंगवाना भी है तो पहले वो कराची की बंदरगाह पे आता है और फिर या तो चमन या फिर तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान जाता है। तो इस एतबार से जब ये 8 रोज़ जो बॉर्डर बंद रहा तो यकीनी तौर पर अफगान तालिबान और जो उनकी हुकूमत है वहाँ पर उसकी मुआशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ। अब ये बॉर्डर जो खोला गया है इसके हवाले से ये कहा गया है कि कल ही हमने देखा कि जो पाकिस्तान के वहाँ पर जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसके जो इंचार्ज हैं उनकी मुलाकात हुई थी अफगानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी से। और उस मुलाकात में ये कहा गया है कि उनकी तरफ से अफगान तालिबान की तरफ से ये एश्योरेंस दी गई है कि वो अपनी सरजमीन जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर ये भी कहा गया है कि जो अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह भी हैं, उनकी भी पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने जमानत दी है कि टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। इन यकीन दहानियों के बाद फिर पाकिस्तान ने तोरखम जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसको दोबारा खोलने का फैसला किया। अब इसमें एक और बात भी सामने आ रही है कि ये जो चित्राल वाला हमला हुआ था इसमें कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि शायद ये अफगान तालिबान की ईमा पर हुआ था। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि अफगान तालिबान को ये पता था कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को लेकर के उनसे नाराज़ है और दूसरा जो अफगानिस्तान की मईशत है उसका इन्हिसार स्मगलिंग के ऊपर है, यानी कि पाकिस्तान से वो चीनी हो, आटा हो, दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हों और इम्पोर्टेंटली जो डॉलर्स हैं वो भी पाकिस्तान से स्मगल हो के अफगानिस्तान जाते हैं। और हाल ही में अगर आप देखें कि रुपए की कदर को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक क्रैकडाउन लॉन्च किया स्मगलिंग के खिलाफ, वो बेशक डॉलर की स्मगलिंग हो, चीनी की स्मगलिंग हो या बाकी जो अशिया हो उनके खिलाफ क्रैकडाउन लॉन्च किया। तो अफगान तालिबान के लिए क्योंकि ये जो स्मगलिंग है, ये जो सारा जो पाकिस्तान के रास्ते से होती है वो उनकी मईशत के लिए लाइफ लाइन है। और दूसरा उनको पता था कि टीटीपी के हवाले से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो एक ख्याल ये भी किया जाता है कि ये जो चित्राल वाला हमला है ये अफगान तालिबान के कहने के ऊपर ही टीटीपी ने किया ताकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके कि अगर आप अफगानिस्तान के हवाले से स्मगलिंग हो उस पर क्रैकडाउन करेंगे या तोरखम बॉर्डर को बंद करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो टीटीपी है आपको चित्राल के रास्ते या किसी और जो रास्ते हैं उनसे आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब जो खबरें आ रही हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो आपस में अफगान जो तालिबान हैं उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि जो टीटीपी के दहशतगर्द अगर चित्राल और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है बीच में वहाँ पे पहाड़ी चोटियों पर बैठे हुए हैं उनको वहां से वापस बुलाया जाएगा या उनको परसुएट किया जाएगा कि वो वहां से वापस चले जाएं और उसी एश्योरेंस की बुनियाद पर ही फिर ये बॉर्डर जो है वो दोबारा खोला गया है। लेकिन क्या
इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो जाएगी। जो मेरी मालूमात हैं कि वक्ती तौर पर तो ये बॉर्डर खुल गया है, लेकिन जो इस सारे मसले की जड़ है वो अभी तक किसी भी तरह से हल नहीं हुई। और इस सिलसिले में अगर आप देखें तो हाल ही में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उनके दरमियान ये भी एक तनाज़ा रहा है कि पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, जबकि अफगान तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि मौक़िफ़ की तायीद भी हुई है कि इसी हफ्ते जो अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, टॉम वेस्ट, उन्होंने एक अहम स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग टीटीपी। और जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, अगर दाइश की बात करें या फिर अलकायदा की बात करें तो ये दोनों ग्रोह जो हैं ये कमज़ोर हुए हैं। लेकिन अगर एक ग्रोह, दहशत ग्रोह अगर कोई ताकतवर हुआ है तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। तो इससे इसका मतलब क्या है कि वो इंडोर्स कर रहे हैं जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और मुस्तरद कर रहे हैं अफगान तालिबान के मौक़िफ़ को कि टीटीपी जो है वो ऑपरेट नहीं करती अफगानिस्तान से। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें मंसूर अहमद खान ज्वाइन करेंगे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान में। सो स्टे विद अस। हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी जारी है उस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब। ये पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं अफगानिस्तान में, और ख़ास करके उस मौके के ऊपर जब अमरीकी और गैर मुल्की जो अफवाज हैं उनका अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था और अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आ रहे थे। तो एम्बेसडर साहब, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही कि जाहिर है आपको पता है कि जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान में बहुत सी तवक्कुआत थी नई जो हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर उनको लेकर के कि कम से कम माजी के मुकाबले में ये जो नई डिस्पेंसेशन आई है वो पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। लेकिन 2 साल से ज़्यादा अरसा होने को है और लग ये रहा है कि सिचुएशन इज़ बैक टू स्क्वायर वन। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान आपको एक टेंशन नज़र आती है, आपके ख्याल में ये आपके लिए हैरान कुन है, क्योंकि आप जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए थे वहां पे मौजूद थे? जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, आपकी चूंकि इन मामलात पे बड़ी गहरी बात को बड़ी बारीक बीनी से आप इन पर मुशाहिदा भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, तो मैं बगैर किसी तमहीद के इसी पॉइंट पर आऊंगा कि जब अगस्त 2021 में अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया था और काबुल में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की ये तवक्को थी कि अब अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में एक स्टेबलाइजेशन आएगी। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 साल गुजरने के बाद लगता यह है कि कहीं ना कहीं हमारी तवक्कुआत उस तरह से पूरी नहीं हुई जिस तरह से हमारी स्टेट या हमारे अवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसकी शायद वजह यह है कि बहुत सादा सा इसका एनालिसिस ये हो सकता है कि मेरी नज़र में ये रिलेशनशिप बहुत अरसे से, क्योंकि ये अफगानिस्तान की जंग का शिकार रहा है बहुत अरसे से, और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का जो एरिया है वो खुसूसन एक थिएटर रहा है कॉन्फ्लिक्ट का बहुत अरसे से, ये डिमांड बेस्ड रिलेशंस हो गए हैं हमारे। गुज़िश्ता अफगान हुकूमतें पाकिस्तान से डिमांड करती रही कि आप तालिबान के खिलाफ एक्शन लें। अब ये चेंज आने के बाद हम मौजूदा अफगान हुकूमत से ये डिमांड करते रहे हैं और कर रहे हैं कि वो टीटीपी के जो हमले अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, हमारे और टारगेट्स पे हो रहे हैं, उनका सद्देबाब करें। लेकिन हम देखते हैं कि उस तरह से दोनों हुकूमतों में, दोनों स्टेट्स में वो कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क नहीं डेवलप हो पा रहा। अब इसका हल तो यही है कि एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, ट्रस्ट बेस्ड डायलॉग एस्टेब्लिश किया जाए। देखिए, 2 तरह के इश्यूज हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। एक तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं जिसमें टीटीपी है, टेररिज्म है, बलूचिस्तान रिलेटेड एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का बाइस बनते हैं, और दूसरा सेट ऑफ इश्यूज है जिसमें लोगों का आना जाना है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत है, हमारा ट्रांजिट है, हमारे प्लान्स हैं कि हमने कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी है, बॉर्डर्स को किस तरह इंप्रूव करना है इस 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर को, और फिर अफगान रेफ्यूजीज और उनकी रिटर्न का क्या हिसाब किताब होगा, किस तरह ये सारे मामला तय पाएंगे। तो मेरा ख्याल है इसके लिए
जो सबसे बड़ी कमी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बहुत ही क्लोज नेबर्स हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है अफगानिस्तान के साथ, यूएस का है, इंडिया का है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप में आने के लिए उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, और उसमें दोनों तरह के इश्यूज जो जिनका मैंने जिक्र किया। देखें, जो दोनों आपने बातें की ना, दोनों आपने इश्यूज हाईलाइट किए, वो मेरे ख्याल में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का ख्याल है कि उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस नहीं होते तो जाहिर है कि फिर बाकी कोऑपरेशन भी शायद उस तरीके से सस्टेनेबल नहीं होगी। तो इसको सामने रखते हुए डू यू थिंक कि एक ये भी तासुर है कि शायद हालिया महीनों में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर के वो तब्दील हुई है? माजी में हमने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है, वो शायद जो हार्ड ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और ये जो 8 रोज के लिए तोरखम बॉर्डर बंद रहा, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद हम अब जो इकोनॉमिक जो लेवरेज है, ये जो हमारे पास एक फैसिलिटी है जो जिससे हम अफगानिस्तान की मैशत को हेल्प करते हैं, उस लेवरेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगान तालिबान को बावर करा रहे हैं कि अगर आपने टीटीपी के कंसर्न्स एड्रेस ना किए तो फिर आपकी मैशत और आपकी हुकूमत भी इस तरह से चल नहीं पाएगी। डू यू थिंक कि पाकिस्तान उन ऑप्शंस की तरफ जा रहा है? मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता जो तकरीबन साल ही कह लें, गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान जो वाक़यात हुए हैं, खासतौर पे टीटीपी की एक्टिविटीज में जो इजाफा हुआ है, और फिर पाकिस्तान ने जो टीटीपी के साथ एक नेगोशिएशन प्रोसेस किया था, उसका जब से ब्रेकडाउन हुआ है, तो हमारे रिलेशंस में टीटीपी एक सिंगल पॉइंट एजेंडा फिलहाल बन गया है। इसकी वजह से दूसरे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो एक ब्रॉडर रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रही है। और मेरा ख्याल है कि इस हमारे लिए टीटीपी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बुनियादी अहमियत रखता है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम इसके हल की तरफ जाएंगे, इसको रिजॉल्व करना चाहेंगे इस इशू को, और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, तो हमें एक ऐसे डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें दोनों साइड्स के इश्यूज या दोनों एक होलिस्टिक इश्यूज की बात की जाए। आपने अभी जिक्र किया बॉर्डर इश्यूज का। हमारा बॉर्डर जो है, मैं ये इसको अपनी एम्बेसडरशिप के दौरान भी वहां पे हाईलाइट करता रहा हूं कि ये 19वीं सदी के बॉर्डर की पिक्चर पेश करता है। अगर हमारे प्लान्स हैं रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरेशिया तक रसाई के, और इसको एक लॉजिस्टिकल और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के, तो फिर मेरा ख्याल है हमें इस बॉर्डर पे एक इंप्रूवमेंट लानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, ट्रेड और ट्रांजिट में सहूलतें बहुत तवातुर के साथ देनी होंगी, वहां मसाइल को हल करना होगा। साथ ही ये डिमांड भी करनी होगी कि टेररिज्म या अफगान सॉइल से अगर कोई टेररिज्म होता है तो उसका सद्देबाब अफगान साइड करे। मेरा ख्याल है अगर इस तरह की एक डायरेक्शन पे रिलेशनशिप चलती है तो अफगानिस्तान के पास भी वो फील करेंगे कि पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करना उनके मफाद में है। अभी तक वो सिचुएशन नहीं आ पा रही जहां पे अफगान वक्त क्योंकि कम है, वक्त हमारे पास कम है। मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है लग रहा है बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखें, मैं कल ही देख रहा था जो अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे हैं ऑन अफगानिस्तान, उन्होंने 2-3 चीजें हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि जब से अफगान तालिबान इक्तदार में आए हैं, दाइश उन्होंने कहा है कि कमजोर हुआ है, अलकायदा उन्होंने कहा है कि जब से जो एस्टैब्लिश हुआ था, जब मूव हुआ सूडान से यहां पर इस खित्ते में, वो आज सबसे अपने कमजोर या आप कह रहे हैं कि पस्ती की सतह पे है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ग्रुप जो है जो फ्लरिश कर रहा है और जिसने किया है वो है टीटीपी। तो इसका मतलब है कि जो अफगान तालिबान है, देखें दाइश और अलकायदा ये दोनों कंसर्न्स हैं अमेरिका के, लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी जो आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट है वो बिल्कुल ठीक है, उनके कंसर्न्स तो वो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इसको अगर आप देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दाइश और अलकायदा को तालिबान ने या उनकी हुकूमत ने बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया है, लेकिन साथ ही जो नेबर्स के रिलेटेड मसाइल हैं, मसलन पाकिस्तान के सिलसिले में टीटीपी है, चाइना के सिलसिले में ETIM है, उज्बेकिस्तान या सेंट्रल एशिया के सिलसिले में IMU है, ईरान से रिलेटेड भी एक वो ग्रुप है जो शिकायत रहती हैं कि नेबर शायद पैदा हो रही है। तो इसके लिए एक तो मैं बायलैटरल एंगेजमेंट की बात कर रहा था, लेकिन एक दूसरी जरूरी हो गई है कि अब एक्टिवेट किया जाए, पाकिस्तान उसमें एक्टिव रोल। चाइना के फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर ने अफगान हुकूमत के
सामने अपने क्रेडेंशियल्स फॉर्मली पेश कर दिए हैं। तो इसका मतलब है चाइना भी ETIM के थ्रेट के बावजूद एक इस किस्म की रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है जहां वो समझता है कि अफगानिस्तान के ऐसे स्टेक्स हो चाइना के साथ कि अफगानिस्तान आइंदा ETIM या वो ग्रुप्स जो चाइना के लिए थ्रेट हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सके। मेरा ख्याल है हमें भी नेबर्स के इस फोरम को 6 नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, और फिर रीजनल कंट्रीज में रूस और तुर्की जैसे ममालिक आ जाते हैं, कतर आ जाता है, इनके साथ एक ऐसा इफेक्टिव फोरम बना के हमें एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा। क्योंकि सिर्फ अगर हम डिमांड बेस्ड रिलेशनशिप पे रहे तो मुझे खदशा ये है कि हम अफगानिस्तान में वैक्यूम एक क्रिएट होगा और जिसमें नुकसान पाकिस्तान का होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान, चूंकि अफगानिस्तान की एक पाकिस्तान के साथ ऐसी रिलेशनशिप है, पॉइंट पे वक्त कम है, डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं जी। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदा ताल्लुकात हैं उस हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। अमेरिका इस हवाले से क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर असफन यार मीर हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के और US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के साथ इस वक्त काम करते हैं। तो असफन मीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि अमेरिका यहाँ से अब निकल गया, यानी कि उसके फुटप्रिंट्स तो नहीं है ऑन ग्राउंड। क्या अमेरिका को कंसर्न है जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान आप कह सकते हैं कि टेंशन बिल्डअप हो रही है? जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने शो में बुलाया। देखिए, अव्वल तो बात यह है कि जो वायलेंस पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ी है उसको अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स, अमेरिकी एनालिस्ट काफी गौर से ट्रैक है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट अंदिया है वो कुछ दिन कबल अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे टॉम वेस्ट ने अपनी तकरीर में किया, जब उन्होंने कहा कि गो के अलकायदा का थ्रेट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। आईसिस के बारे में भी उन्होंने कहा कि तालिबान उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, मगर TTP जो है वो इमर्ज हुआ है खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट। उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि बहुत से हमले हुए हैं, बहुत सा वायलेंस हुआ है। सो यकीनी तौर पे ये अमेरिकी हुकूमत के रेडार पर है। और साथ साथ जो लोग पुराने पाकिस्तान के अमूर के साथ को देखने आए हैं वो ये भी कहते दिखाई देते हैं कि हमने तो पाकिस्तान को वार्न किया था कि तालिबान का काबुल में हुकूमत में आना पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित नहीं होगा, इससे पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ेंगे। सो एक ये बात प्राइवेटली एनालिस्ट्स करते हुए भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ जिस नौइयत की टेंशन्स हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे बॉर्डर क्लोजर, रेफ्यूजीज के खिलाफ बात हो रही है कि शायद कोई एक्शन पाकिस्तान में हो सकता है, एविक्शन हो सकती है। आई थिंक उन इश्यूज के ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसर्न भी है, खास तौर पे रेफ्यूजीज वाले मामले के ऊपर, कि अगर पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज के लिए स्पेस को तंग किया तो चूंकि एक बहुत बड़ा एक आउटफ्लो है, अफगान रेफ्यूजीज बहुत तकलीफ में हैं, तो आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अमेरिका में इस बारे में भी परेशानी में इजाफा हो सकता है। और फाइनली अफगानिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही एक कमजोर से इक्विलिब्रियम में है। पाकिस्तान का बहुत लेवरेज है, जो पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं इसका बहुत इकोनॉमिक डिपेंडेंस है तालिबान की हुकूमत की। अगर पाकिस्तान इन बॉर्डर्स को ज्यादा देर तक बंद रखता है तो जो एक क्राइसिस स्ट्रिकन सिचुएशन है अफगानिस्तान में, वहां की मईशत की, वहां की इकोनॉमी क्रैश भी कर सकती है। आई थिंक लोग इसके बारे में भी अब सोचना शुरू हो गए। अच्छा असफन साहब, ये जो आपने टॉम वेस्ट का जो इंटरेक्शन था थिंक टैंक के साथ, उसका जो आपने हवाला दिया, देखिए अमेरिका का जो सबसे बड़ा और उनके जो इत्तेहादी कंसर्न यही है कि अफगानिस्तान दोबारा एक ऐसा मुल्क ना बन जाए जहां पर अलकायदा हो या दाइश हो या कोई ऐसा ग्रोह जो उनके मफादात को या 9/11 जैसा वाकया या उससे मिलता जुलता कोई इस तरह की कार्रवाई कर सके। अब जो टॉम वेस्ट ने बात की है इसका तो मतलब है कि मसलन उन्होंने कहा है कि दाइश वीक हुआ है, अलकायदा उन्होंने कहा है कि जब से सूडान से यहाँ पे मूव हुआ था इस खत्ते में, इस वक्त अपने वीकेस्ट उस पॉइंट पे है। तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि अफगान जो तालिबान है
वो अमेरिका या मगरब के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड वो टीटीपी को लेकर के उस तरह से वो सीरियस नहीं है। तो इसका मतलब है, डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल चैलेंज होगा कि अमेरिका और बाकी मुल्कों को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि अमेरिका का कंसर्न दाइश और अलकायदा है इस वक्त, और जो अफगान तालिबान है उनके कम से कम वो कंसर्न्स वो एड्रेस कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि तालिबान जो हैं वो उनके इंटरेस्ट्स या उनके काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स को बिल्कुल भी खातिर में नहीं ला रहे। अमेरिका के ला रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने 20 साल जंग की, और ममालिक की भी उनके साथ डीलिंग्स हैं, और वो उनसे एटलीस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आती हैं। मसलन ईरान की हुकूमत ने भी ये बात की है कि उनके काउंटर टेररिज्म एक्सचेंजेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामला जो हैं वो ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर बात है कि अमेरिका का कंसर्न अभी भी टीटीपी के बारे में कुछ हद तक है। देखें, टीटीपी वो ग्रुप है जिसने सन 2010 में अमेरिका में हमला करने की कोशिश की। टीटीपी उन ग्रोहों में से है जिसने दुनिया के उन चंद टेररिस्ट आर्म्ड ग्रुप्स में से है जिसने CIA के अफसरान को मारा है। सो अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि अगर टीटीपी को इस तरह सपोर्ट मिलती रहेगी तो वो अफगान तालिबान को इस पर कुछ नहीं कहेगा। आई थिंक वो अफगान तालिबान की इस इशू के ऊपर सरजनिश करेंगे। गो के जो लेवल ऑफ प्रायोरिटी है वो जाहिर है अलकायदा और दाइश, जो कि अमेरिका के लिए बिल्कुल डायरेक्ट थ्रेट्स हैं आज के दिन तक, चूंकि वो ग्रुप्स अमेरिका को डायरेक्टली आज भी कहते हैं कि हम अटैक करेंगे, जबकि टीटीपी कहता है कि हम नहीं करेंगे। सो अमेरिका जाहिर है उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा, लेकिन टीटीपी के हद तक पाकिस्तान को अमेरिका की कुछ हद तक सपोर्ट हासिल होगी। अच्छा असफान साहब, एक जो बॉर्डर अभी तोरखम बॉर्डर बंद हुआ था दो के, कल उसको दोबारा खोल दिया गया है। एक तासुर यहां पे ये है कि पाकिस्तान शायद अब उसको एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, और अगर पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर देता है तो जो अफगानिस्तान की रही गई मईशत है उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डू यू थिंक कि अफगान तालिबान इसकी वजह से दबाव में आएंगे? एक पर्सपेक्टिव ये है कि अफगान तालिबान को अफगानिस्तान की आवाम का कोई ख्याल नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर लोग भूखे मरें या उनके साथ जो मर्जी हो, वो जो अपनी पॉलिसीज हैं उस पर अमल पैरा रहते हैं। तो डू यू थिंक कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक लेवरेज इस्तेमाल करना चाहता है अफगान तालिबान को कन्विंस करने के लिए कि वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें, वो आपके ख्याल में मौसर हो सकती है? जी देखिए, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लेवरेज है पाकिस्तान के लिए। अगर आप तालिबान की बैलेंस शीट देखें, उनका जो इकोनॉमिक डेटा है वो देखें, तो उससे मालूम पड़ता है कि 60% अपने का जो रेवेन्यू है तालिबान वो बॉर्डर क्रॉसिंग से बनाते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर कस्टम रेवेन्यू जमा करके। और ये जो 60% ऑफ रेवेन्यू है, इसका 40 से 45% जो है वो तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो उनकी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं उनसे बनाती है, और जिसमें तुरखम और चमन स्पिन बोल्दक की जो क्रॉसिंग है ये क्लोज टू 80-90% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती हैं। सो अगर ये बॉर्डर्स क्लोज होते हैं तो ना सिर्फ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन जो अफगानिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी, उनके लिए तकलीफ दे मामला होगा, उनके लिए नुकसान होगा, बल्कि तालिबान की हुकूमत के लिए उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन स्ट्रीम है वो उसको एक बहुत शदीद एक धचका पहुंचेगा। आपकी बात ठीक है कि तालिबान अक्सर ये बात करते हैं कि हम तो हम एक कॉज के लिए, हम एक आइडियोलॉजी के लिए ये हुकूमत चला रहे हैं और हमें परवाह नहीं है कि लोगों की वेलफेयर क्या है। हमने तो हम वो एक रिलीजियस किस्म की मंतक देते हैं अपनी गवर्नमेंट के को चलाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान में ऐसे लोग हैं जिनको मैं स्टेट बिल्डर्स कहता हूं, जो कि चाहते हैं कि तालिबान की हुकूमत और अफगानिस्तान एज अ कंट्री मुस्तहकम हो, वहां पे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। बहुत से तालिबान लीडर्स, बहुत शुक्रिया असफान यारमीर साहब, वक्त हमारे पास कम है। बिल्कुल
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाल ही में भारत ने G20 की जो समिट था उसकी मेज़बानी की थी और उसकी साइड लाइन के ऊपर एक अहम जो मुआहदा कह लें या मफाहमत की याददाश्त उस पर दस्तखत हुए, जिसे कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, UAE और उसके साथ साथ कई जो यूरोप के अहम ममालिक हैं। अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये क्यों अहम है, इसको समझने के लिए पहले आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो भारत मिडल ईस्ट या यूरोप के साथ जो तिजारत करता है उस रूट को समझने की ज़रूरत है। यानी कि इस वक्त अगर भारत कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करता है टू यूरोप तो उसका जो ज़ाहिर है कि बरस्ता समंदर ही करता है, और समंदर से जो एक स्विस कैनाल जो है वो एक जो नैरो स्ट्रिप है उसको यूज़ करते हुए जो भारतीय शिप्स हैं वो मेडिटेरेनियन जो सी है उसमें दाखिल होते हैं और उसके ज़रिए फिर आगे वो यूरोप और फिर आगे फिर अटलांटिक ओशन के ज़रिए अमेरिका तक जाते हैं। अब गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले आपको पता होगा कि ये जो स्विस कैनाल है ये एक नैरो स्ट्रिप है, वहाँ पर एक जो शिप था वो फंस गया था और तकरीबन हफ्ते 10 दिन के लिए जो तिजारत थी उस रूट से जो हो रही थी वो रुक गई थी। अब एक इसका जो मकसद है ये मुतबादिल तलाश करना है वो एशिया के ममालिक या जो इस खत्ते के ममालिक हैं जो थ्रू स्विस कैनाल जो तिजारत करते हैं यूरोप के साथ। तो ये जो नया जो कॉरिडोर है अगर आप देखें तो इस वक्त एक मैप आपको नज़र भी आ रहा होगा जो एक कंसीव किया गया है कि अगर ये जब बन जाता है तो इससे क्या होगा। इसमें जो दो बुनियादी तौर पर रूट्स होंगे, एक इसे ईस्टर्न कॉरिडोर कहा जा रहा है जो भारत को कनेक्ट करेगा समंदर के जरिए जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, और दूसरा फिर जो है नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा जो मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ। और इसमें मिडिल ईस्ट के अंदर इस सारे प्लान के तहत एक रेल जो नेटवर्क है उसका एक जाल बिछाया जाएगा और वो जॉर्डन और इसराइल तक जाएगा, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर रेल का उस तरीके से मरबूत निज़ाम नहीं है। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कैसे काम करेगा, इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे है कि अगर भारत के जो फाइनेंशियल हब है मुंबई, वहाँ से एक बहरी जहाज़ सामान लेकर के निकलता है तो पहले तो वो स्विस कैनाल के रास्ते जाता था, लेकिन जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो ये जाएगा पहले दुबई, और दुबई में जब वो सामान अपना ऑफलोड करेगा तो वहाँ पर रेल के ज़रिए वो जाएगा इसराइल की जो हाइफा जो सी पोर्ट है, और हाइफा सी पोर्ट से वो फिर समंदर के रास्ते यूरोप में वो एंटर होगा। अब ये जो सारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये जो करने से कहा यह जाता है कि लगभग जो 40% कम टाइम लगेगा जो भारत तिजारत करेगा यूरोप के साथ। तो ये इसका एक बहुत जो बुनियादी मकसद है, और इसमें जो इम्पोर्टेंटली आई थिंक इसकी एक तो जियो इकोनॉमिक्स अपनी जगह पे इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इसमें अमेरिका ने मरकजी किरदार अदा किया इस कॉरिडोर के हवाले से, और उसका मकसद जो है कहा यह जाता है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसका 2013 में आगाज हुआ था, जो तकरीबन चीन का प्लान है कि इसको 150 ममालिक तक और 3 बर्र-ए-आज़मों तक फैलाया जाएगा, उसका तोड़ है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ही ये जो मंसूबा है पाया तकमील तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिसमें सऊदी अरब, UAE और इवन इटली जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा हैं। और अगर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तोड़ है तो क्या ये ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी और एट द सेम टाइम ये जो अमेरिका लेड इनिशिएटिव है, ये जो नया कॉरिडोर है, उसका भी हिस्सा बनेंगे। और इंपॉर्टेंटली आखिर में हमें जो असेस करने की जरूरत है कि इसके लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान के हुकाम इस मौके के ऊपर यकीनी तौर पर असेस तो कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर खारजा का कहना है क्योंकि ये मंसूबा अभी इब्तदाई स्टेज पर है तो इस हवाले से अभी वो कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही, मुझे अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।